এবার নজর রাখবো কেরালা বিস্ফোরণের দিকে। কেরালা বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হলো ৩। আজ সকালে মৃত্যু হয়েছে ১২ বছরের এক নাবালিকার। বিস্ফোরণে তার শরীরের বেশিরভাগ অংশই পুড়ে গিয়েছিল। বিস্ফোরণের তদন্তে কেরল পুলিশের সঙ্গে রয়েছে এনএসজি এবং এনআইএ। বিস্ফোরণ নিয়ে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বে আজ সর্বদল বৈঠক বসে। অন্যদিকে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জেনেছে কয়েক বছর আগেই জিহোভা সংগঠন ছেড়ে দিয়েছিল ডমিনিক, যিনি মাস্টার মাইন্ড। এরপরই দুবাই চলে যায় সে। সেখানে প্রায় ১৫ বছর কাটিয়ে মাস দুয়েক আগেই ভারতে ফেরে মাস্টার মাইন্ড ডমিনিক। আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। চলে যাব সরাসরি কেরল থেকে, কোচি থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধि। क्या जानकारी मिल रहा है अभी तक पूरी विषय में? देखिए, डोमिनिक मार्टिन के घर के बाहर इस समय हम खड़े हैं। जो आप पीछे घर देख सकती हैं कि यही वो घर है जहां पर डोमिनिक मार्टिन रहा करता था। नीचे जो है घर वो मकान मालिक है, जो मकान मालिक जिनका घर है, और ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर डोमिनिक मार्टिन किराए पर रहता था। फिलहाल उनकी पत्नी और बेटी इस घर में मौजूद है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि जो डोमिनिक ने कहा है कि उसी ने ये बम धमाका किया है, तो आखिर किस वजह से किया है और क्या ऐसी वजह रही होंगी जिसकी वजह से उसे ये आतंकी घटना करने को मजबूर होना पड़ा या उसने की है। लेकिन परिवार की तरफ से कोई बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि पत्नी ने ज़रूर जो खिड़की का दरवाज़ा खोल करके कहा कि क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज में उन्होंने बात की कि वो किसी तरह की बात नहीं करना चाहती है। दूसरी तरफ जो जांच एजेंसीज हैं वो इस मामले की जांच कर रही हैं। वो यहाँ पर आए थे। जो मकान मालिक है जिनके घर पर डोमिनिक रह रहा है, करीब 5 साल से उसका परिवार यहाँ पे रह रहा है। हालांकि वो खुद दुबई में रह करके इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा यहाँ रहते थे। फिलहाल बेटा यूके में पढ़ाई कर रहा है और बेटी यहाँ पर अपनी माँ के साथ यहाँ पर मौजूद है। जाँच एजेंसियों ने जो मकान मालिक हैं, पत्नी और बेटी से बातचीत की है, उनसे पूछताछ की है। डोमिनिक के बारे में जानकारी ली है कि वो उसका माइंडसेट यानी कि उसके जो मानसिक हालात हैं वो किस तरीके के थे। क्या वो किसी पिछले कुछ दिनों से क्या किसी रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि जो उसने ब्लास्ट किया है वो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों की जो प्रेयर मीट थी उसी में ये ब्लास्ट किया है। तो इससे और भी ज़्यादा शक गहरा जाता है, क्योंकि इस तरह के मामले कम ही देखने को मिलते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी ही कम्युनिटी के लोगों पे या अपने ही समुदाय के लोगों पर इस तरह के आतंकी हमले करता है। उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की बातें निकल करके सामने आती है कि कहीं ना कहीं किसी वजह से वो रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ा होगा, कहीं ना कहीं उसको इस तरह की बातों के लिए तैयार किया गया होगा। क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं उसको अगर हम देखें तो यहाँ का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। क्योंकि जब ये धमाका किया उससे एक दिन पहले हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में रैली भी निकाली गई थी। हमास के लीडर ने उस रैली को संबोधित भी किया था। इसके अलावा अगर हम यहाँ के इतिहास की बात करें, हम केरल की बात करें, तो केरल में PFI नाम का एक संगठन था जिसको भारत सरकार ने पिछले साल बैन कर दिया था। वो भी एक रेडिकलाइज संगठन था जो कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, या फिर इस तरह के लोगों को कहीं ना कहीं वो शामिल करता रहा है। केरल ही वो जगह रही है जहाँ से काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो आईसिस, जो कि सीरिया में जो इस समय आतंकी संगठन है, वहाँ पर लड़ने के लिए वो यहाँ से गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो केरल के में जो लोग हैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से रेडिकलाइजेशन के संपर्क में आते रहे हैं। और यही वजह है कि जो केरल की पुलिस है, NSC है और NIA, वो सभी मिलकर के इस बात की तस्दीक कर लेना चाहते हैं, ठीक से जाँच कर लेना चाहते हैं कि क्या वाकई में डोमिनिक ही वो असली आरोपी है जिसने गुनाह कबूल किया है, कि उसी ने ये बम धमाका किया है, बम प्लांट किया है, IED जो लगाई गई थी जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक बच्ची भी है, करीब 12 साल उसकी उम्र है। और या किसी के कहने पे उसने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया। यही वजह है कि इस समय जो जांच एजेंसी हैं डोमिनिक को लेकर के वहीं जहां पर ये धमाका किया गया था वहां पर मौजूद हैं और उससे सारे के सारे जो हालात हैं उसके बारे में जानकारी ले रही है। शुक्रिया जितेंद्र। আর এই নিয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ তিনি কি বলেছেন শোনাবো। কেরালাতে বেশ কিছু বছর ধরে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি খুবই সক্রিয়। সেখানে মৌলবাদী শক্তিও সক্রিয়। সেখানে লাভ জিহাদ নিয়ে বহুবার প্রশ্ন উঠেছে, অন্য সমাজের উপরে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করা হয়েছে।
পিএফআই মতো রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি সেখানে খুব সক্রিয় ছিল। কেন্দ্র সরকারের তৎপরতা সেটা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু সেই যে মানসিকতার সেই লোকগুলো কোনো না কোনোভাবে উৎপাত করছে। সেখানে কেরালায় যে রাজ্য সরকার আছে তাদের এক প্রকার প্রচ্ছন্ন মদত আছে বলে এগুলো হতে পারছে, নাহলে ওইটা একটা রাজ্য তাকে দুদিনে কন্ট্রোল করা যায়। এরা চাইছেন না, এই মৌলবাদী শক্তির সমর্থন নিয়ে তারা ক্ষমতায় থাকতে চাইছেন। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।